नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो आपको बता देंगे सबसे बड़ी खबर जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है वो ये है कि राहुल गांधी ने फिर एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। कल ही उन्होंने कहा था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, तो उन्होंने दिल्ली के इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। तो बहरहाल उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो वोट चोरों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में जमहूरियत को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की तायद व हिमायत करता है और कांग्रेस के जो हामी वोटर्स हैं उनके नाम हज़फ करता है, तो फिर हिंदुस्तान में चीफ इलेक्शन कमीशन के ओहदे का क्या रह गया है, इलेक्शन कमीशन का क्या रह गया है और हुकूमत का क्या रह गया है। अब सवाल तो यही पैदा होता है कि क्या हिंदुस्तान में जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं, क्या हिंदुस्तान को एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क से हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिशें अपने इंतहा को पहुँच चुकी हैं। ये ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब आवाम को देना होगा और आवाम अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में फिल वक्त क्या हो रहा है। और आपने देखा कि कैसे आसाम में बीजेपी ने नारा लगाया कि वहाँ पर बीजेपी का ख्वाब यही है कि हिंदू राष्ट्र। तो आप अंदाजा कीजिए कि बबांगे दहल ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अदालतें जो हैं वो खामोश हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों या फिर अदालत उज़्मा हो यानी सुप्रीम कोर्ट हो या तहत की अदालतें हों। हाँ, अदालतें आप देखेंगे तो अगर किसी को सज़ा देती हैं तो फिर वो मुसलमान होते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि 5 या 6 बरसों से अगर कोई जो मुस्लिम नौजवान यानी जेलों में बंद किए गए हैं झूठे इल्ज़ाम के तहत, आज तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। मैं बात कर रहा हूँ उमर खालिद की और शर्जील इमाम की, और आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि शर्जील इमाम अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बिहार असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हैं। तो बहरहाल हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने ये इशारा दे दिया है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है और ये इन कोशिशों के जो पीछे यानी कारफरमा अनासिर है उनका तहफ़्फ़ुज़ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर वर्मा कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई ऐरा गैरा या नत्थु खैरे ने इल्ज़ाम आयद नहीं किया है, बल्कि राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया है जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कायद अपोजिशन है। और कायद अपोजिशन का बहुत ही अहम किरदार होता है, वो हुकूमत के नाकामियों को बेनकाब करता है और हुकूमत के जो गलत काम होते हैं और उस सिलसिले में हुकूमत को बरहना करके रख देता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी कल 75 बरस के हो गए हैं और बीजेपी वाले राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहा करते थे, अब बीजेपी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस वाले नरेंद्र मोदी को पप्पू कह रहे हैं और उनका यह कहना है कि पप्पू 75 साल का हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म चाहे किसी तरह की इश्तियाल अंगेज़ी कर ले, किसी तरह का लबो लहजा इख्तियार करें, किसी तरह के अक़लियतों के खिलाफ वो बकवास करें, उसके बावजूद भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हिंदुस्तान जो हमारा दिल है, हमारी शान है, हमारा वक़ार है, उसके वज़ीर आज़म है, उसके नाते उनका एहतराम किया जाना चाहिए। तो बहरहाल वज़ीर आज़म को पप्पू कहना, वज़ीर आज़म को वोट चोर कहना, वज़ीर आज़म को चौकीदार चोर चौकीदार कहना, ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और अगर ऐसा कहना है तो हम पूछते हैं क्या यह अच्छी बात है? अशर यासिर से। बिल्कुल सही सर, जिस तरह से आपने अभी बोला कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके बारे में इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री को अपनी पुरानी वीडियोस देखनी चाहिए जी कि उन्होंने किसे क्या क्या चीज़ें बोली हैं जब वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव अभियान में लगे हुए थे। लेकिन अगर हम बात करें राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की, तो अभी जो चीज़ सामने है उसमें ये है कि राहुल गांधी ने कहा है कि 18 महीने में 18 लेटर्स चुनाव आयोग को लिखे गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरों को बचा रहे हैं ज्ञानेश्वर कुमार। साथ ही उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि अलाकंद कर्नाटक का एक विधानसभा क्षेत्र है जहां किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में कुल कितने वोट डिलीट किए गए, लेकिन ये संख्या, ये जो नंबर्स हैं वो 6018 हैं। साथ ही अगर हम बात करें आज जो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा है कि मैं सीसी ज्ञानेश्वर कुमार पर इतना सीधा आरोप क्यों लगा रहा हूँ। कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है। कर्नाटक की सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 महीने में 18 लेटर लिखे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं। पहला, हमें ये जो है आईपी बताएं कि जहां ये फॉर्म भरे गए थे। दूसरा, हमें वो डिवाइस बताएं जहां ये आवेदन दाखिल किए गए थे। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ओटीपी ट्रोज बताएं
क्योंकि जब आप आवेदन दाखिल करते हैं तो आपको OTP प्राप्त होता है। 18 महीने में 18 बार कर्नाटक के CID जो है उसने उसके ज़रिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया और वो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी जिस तरह से अभी बयान दे रहे हैं उसमें ये भी कहा गया है कर्नाटक में बाहर से वोट चोरी की कोशिश हुई है। 14 मिनट में 12 वोट हटाने की कोशिश की गई। एक शख्स के नंबर पर 2 फॉर्म भरे गए। 36 सेकंड में ही 2 फॉर्म भर गए और जमा किए गए। सॉफ्टवेयर की मदद से वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं। कर्नाटक CID ने, फिर वही बात है, कर्नाटक CID ने 18 महीने में 18 वो लिखे हैं। तो जिस तरह से बयानात दिए जा रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी इन चीज़ों पे अपनी जो रिसर्च है वो करवा रहे हैं और उसको पेश भी करें, तो ये सबसे अहम है कि चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए। ऐसे ही आप किसी भी क्या बोलते हैं बात को करके निकल नहीं जाएंगे। एक तरफ ये बोला गया था कि हम किसी की माँ बेटियों के बहनों की वीडियोस आपको नहीं भेज सकते, वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जिस तरह से अभी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए तो वहाँ पे किस तरह से वीडियोग्राफी की गई थी। साथ ही सबसे अहम चीज़ ये कि राहुल गांधी ने एक बयान और दिया है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो एक दिन में ही सारे वोट पड़ जाते थे, लेकिन अभी ऐसी क्या सिचुएशन है कि हम ये देख रहे हैं कि एक ही स्टेट में 2 से 3 चरणों में या 5 चरणों में चुनाव होते हैं। तो ये काफ़ी अहम सवाल उठाए गए हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा, मैं पुख्ता सबूत के साथ अपनी बात कह रहा हूँ, देश का दलित और OBC उनके निशाने पर है। मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है और मैं अपने संविधान की रक्षा करूँगा। राहुल ने दावा किया है कि कर्नाटक में 6018 वोट ख़त्म कर दिए गए हैं। वहीं राहुल गांधी की अगर बात करें तो आज राहुल गांधी का जो हमला है वो काफ़ी ज़्यादा नया है। जिस तरह से बोला जा रहा था कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, इसको लेकर के बीजेपी के भी एक लीडर है जिनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जगदम्बिका पाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। राहुल गांधी रोज़ धमकी देते हैं कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। जब वो वोट चोरी की बात करते हैं, चुनाव आयोग उनसे लिखित मांगता है तो वो सबूत देने के बजाय सिर्फ देश को गुमराह करते हैं। साथ ही विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता होकर क्या विनाश की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का एक कहना है कि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने के पीछे बताया जाता है कि लाडली बहना, पुलवामा और अब सिंदूर। रियासत सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिस तरह जो है पुलवामा पे वोट मांगा गया था, जिस तरह से लाडली बहना योजना पे वोट मांगा जा रहा है, तो राहुल गांधी ने फिर ये बोला कि आगे चल के ऑपरेशन सिंदूर पे भी वोट मांगा जाएगा। क्योंकि हाल ही में अभी जो है बिहार में चुनाव होने, उसके बाद बंगाल में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर पे वोट मांगा जाएगा। कहा ये पैटर्न पूरा जो है पहले से तैयार किया होता है और चुनाव आयोग कोरियोग्राफर है, वो कोरियोग्राफ करा। इसके बाद राहुल गांधी ने अलग अलग वोटर लिस्ट के आंकड़े पेश किए। अभी हमने ये भी देखा कि 2-3 दिन पहले 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश का एक मामला सामने, जहाँ एक मकान में 4200 कुछ वोटर्स पाए गए हैं। तो इसको लेकर के भी इल्ज़ाम लगाया जाए। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश के लीडर की बात करें, जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कल एक बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की बर्बादी का हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसे लगता है कि एजुकेशन, हेल्थ और जो एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो धार्मिक चीज़ें हैं। मतलब आप देखिए, धार्मिक मुद्दों पे सब इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे सब इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? और इन चीज़ों पे जब सब इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पे पुलिस आके आपके ऊपर लाठियाँ चलाती है, आपके हाथ तोड़ दिए जाते हैं। बरनाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमने बताया है आपको किस तरह राहुल गांधी ने इलेक्शन कमिश्नर, ख़ासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बेनकाब किया है और उन्हें बुरहाना करके रख दिया है और वो तलमला उठे हैं। अब फिर दोबारा एक नोटिस जारी करने वाला है इलेक्शन कमीशन की जानिब से राहुल गांधी को कि आप इसके सबूत फराहम करें। अरे सबूत क्या फराहम करेंगे? एक एक घर में 4200 वोट्स अगर होते हैं, एक एक घर में 50 से ज़्यादा वोट होते हैं, 100 वोट होते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार कामयाब हो जाता है। अब तो राहुल गांधी ने आयत किया कि कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के जो हामी वोटर्स थे या राय दहिंदे थे उनके नाम हज़फ किए गए हैं और जानबूझकर हज़फ किए गए हैं। और ये सब कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर जो कुमार हैं, ज्ञानेश कुमार हैं, उनकी नाक के नीचे हुआ है। तो बहरहाल ज्ञानेश कुमार अब बदनाम तरीन और सबसे नाकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से उभर कर आए हैं और इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। अब देखना है ज्ञानेश कुमार किस तरह राहुल गांधी से बदला लेते हैं या फिर नोटिसें देते हुए तलमला
जला कर रह जाते हैं। वैसे भी अब आवाम अच्छी तरह जान चुकी है, खासतौर पर बिहार की आवाम को तो अच्छा तरह पता चल गया है कि मोदी हुकूमत और बीजेपी किस तरह और इलेक्शन कमीशन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए अपनी यानी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। SIR आप देखिए कि एक बहाना है, SIR सिर्फ और सिर्फ उसके ज़रिए ये दलितों को और मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। उसी तरह जिस तरह CAA बीजेपी के पास अब मुसलमानों के खिलाफ कोई मसला नहीं है, ऐसे में वो कोई ना कोई मसला पैदा करते हुए अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बंदर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, उन बंदरों के लिए हिंदुस्तान में एक सबक आमोज वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। ऐसे वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं जो हमारे पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश में हो चुके हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हो चुके हैं, और अब आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान नेपाल में हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में बात करते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स जो इक़्तिदार पर आता है महंगाई के बलबूते पर, और एक शख्स इक़्तिदार में आता है रुपये की कदर यानी गिरने के बुनियाद इल्ज़ाम आयद करके। अब अंदाज़ा कीजिए कि रुपये की जो कदर डॉलर के मुकाबले में गिरी है, अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि ये कांग्रेस को हटाना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, रुपये की कीमत में गिरावट हुई है, और हम आएंगे तो रुपये को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, तो आपने देखा कि रुपया आज किस कदर गिर गया है डॉलर के मुकाबले में। इसके अलावा महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी का कहना था कि हम पेट्रोल जो 64 रुपये उस वक्त मिला करता था उसको बहुत सस्ता कर देंगे, और इतना सस्ता आपने क्या है कि 110 रुपये, 114 रुपये, 120 रुपये फी लीटर पेट्रोल तक हो गया है। अब आवाम को क्या हो गया है, यह सोचने वाली बात है। क्या आवाम का जहन माफ हो गया है? क्या आवाम मजहबी अफीम के नशे में धुत हो गई है कि उसे कुछ अच्छा बुरा महसूस नहीं हो रहा है? उसे यह एहसास नहीं हो रहा है कि मुल्क को कौन तबाह कर रहा है, आलमी सतह पर इमेज किसने खराब किया है, और कैसे खवातीन की इस्मतें लूटी जा रही है। 3 साल की बच्ची तक महफूज नहीं है हिंदुस्तान में। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये कि आज भी एक बीजेपी के लीडर हैं, कोई किसी गांव के हैं, तो उनका भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो भी किसी बच्ची के साथ कुछ गलत काम करते नजर आ रहे हैं। और फिर बीजेपी की तरफ से ही शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो था, वो कहीं ना कहीं अब उनके अगेंस्ट बनता जा रहा है। उन्होंने किसी को तोहफा दिया होगा सालगिरह का, और उसके बाद फिर ये भी चीज़ सामने आती है कि इस देश में अगर किसी बीजेपी राज्य में कुछ हो जाता है तो उसको उतना ज़्यादा मीडिया नहीं उठाती, लेकिन अगर किसी नॉन बीजेपी राज्य में ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसको अच्छे से पेश किया जाता है। उस पर जो है 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक डिबेट्स होती हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि आज जिस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बिल्कुल बेझिझक होकर के बोल रहे हैं, और जो जो तथ्य वो रख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं पूरी रिसर्च के बाद ये चीज़ कह रहा हूँ, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस पे मुझे जवाब दें। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये सर कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अभी से नहीं काफ़ी समय से इल्ज़ामात अगस्त में भी लगाए गए थे, और उससे पहले भी कही जा रही थी चीज़ें। जब हमने देखा महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था तो उससे पहले राहुल गांधी ने और क्या बोलते हैं संजय राउत या फिर एनसीपी के जो लीडर हैं सुप्रिया सूले, उन्होंने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें भी वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया था। उसके बाद फिर हमने देखा राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कुछ डेटा पेश किया, और आज फिर वो हाइड्रोजन बम की बात की गई थी काफ़ी दिनों से, तो हाइड्रोजन बम फोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये, क्या इससे देश की जनता को फ़र्क पड़ेगा? हमने ये भी देखा है कि अभी राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। उस वोटर अधिकार यात्रा में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जन सैलाब जो है वहाँ पे उनके साथ मौजूद था। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इन चीज़ों को लेकर के कोई भी बात नहीं की जाती है। रीज़न ये है कि लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम इसके लिए कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो हम पे केस हो जाएगा, और केस नहीं होगा तो हमारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ये भी चीज़ें चली। आप यूपी में प्रोटेस्ट करके देखिए, इस पर आपके साथ क्या चीज़ें होती हैं। यूपी में देश के जो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो अगर कहीं जा रहे होते तो बीजेपी के लोग अगर वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते तो उनको प्रोटेस्ट करने दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर देश के प्रधानमंत्री जा रहे होते तो उससे 100 किलोमीटर दूर जो लोग हैं उनको जो है नज़रबंद कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है कि वो वहाँ ना पहुँच पाएँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री से सवाल ना कर पाएँ। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर आप मध्य प्रदेश देख लें, राजस्थान देख लें, अभी इस वक्त दिल्ली देख लें, हरियाणा देख लें, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि कब तक इस देश की जनता इन चीज़ों को ढोती रहेगी। किसी दिन तो आपका ज़मीर जागेगा, किसी दिन आपका सब्र का भान टूटेगा, जब आप अभी हम इससे पहले प्रोग्राम में एक बात कह रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी या देश के प्रधानमंत्री अभी जो हैं
किसी भी बात, कोई भी गलती होती है, अभी नेपाल में जो चीज़ें, उसके लिए भी देश के पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन पे ठीकरा फोड़ा गया कि अगर नेहरू जी चाहते तो ऐसी चीज़ें ना होती। तो जिस तरह से हर चीज़ का ठीकरा जवाहरलाल नेहरू पे फोड़ा जाता है, उसी तरह आगे चल के ऐसा ना हो कि सारी बातों को ठीकरा फिर देश के प्रधानमंत्री अभी के जो हैं नरेंद्र मोदी, उन पे फोड़ा जाएगा कि भाई उनकी गलत नीतियाँ जो थीं, उनकी गलत नीतियों की वजह से आज हिंदुस्तान में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, हिंदुस्तान में आप हिंदुस्तान के बाहर भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जो है उस तरह की इज्जत नहीं मिल रही है। आप अगर वहाँ की नागरिकता लेते तो एक बात ठीक है, जिस तरह भी हमने देखा ट्रम्प ने आकर के कैसे लोगों को यहाँ भेजा है, पोर्ट करवाया है। उसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि जब हिंदुस्तान पे अटैक हुआ था अभी वाला, उसके बाद जब डेलीगेशन गया था तो हमने देखा था डेलीगेशन हमारे हर जगह गए हैं, लेकिन उनका जो है कोई रिस्पांस सही आया नहीं है, किसी ने मजम्मत ही नहीं की। हमने जा करके बस वहाँ पे अपने हिसाब से बात की है, लेकिन वहाँ से कुछ भी ऐसी चीज़ सामने नहीं है। वहीं दूसरी चीज़ ये कि अभी हमने देखा कि आप चाइना गए, चाइना में आपने सबसे मुलाकात की, एर्दोगन से भी मुलाकात की, और आपने हिंदुस्तान में जो टर्किश के कोर्सेज हो रहे थे उन सब पे बैन कर दिए गए हैं वो, कि वो कोर्सेज नहीं हो, मतलब आप पढ़ाई के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी आपका अपना जो मफाद है वो उसी तरह चल रहा है, आप अपने मुलाकात अच्छे से कर रहे हैं। बहरहाल आप देखेंगे ज़बानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ज़बानों के साथ मुखालिफत नहीं की जानी चाहिए, ज़बानों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। पहले तो अमित शाह ने कहा कि सारे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाएगी, और जब मराठी बोलने वालों ने, फिर तमिल बोलने वालों ने, तेलुगु बोलने वालों ने कुछ एहतजाजी आवाज़ें बुलंद की तो अमित शाह की अकल ठिकाने पर आई और उन्होंने कह दिया कि सब ज़बानें बेहतर हैं और एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं कि अगर इनका बस चला तो आप देखेंगे कि हिंदी को हटाकर संस्कृत को कौमी ज़बान बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कि एक यानी गुलदस्ते की माने नहीं हिंदुस्तान, इसमें भांत भांत के जो लोग रहते हैं, रंगो नस्ल के लोग रहते हैं, मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, इलाकों के मानने वाले रहते हैं, और यहाँ की जो तहजीब है, हर 3 किलोमीटर अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की तहजीब बदल जाती है, हिंदुस्तान का जायका बदल जाता है, हिंदुस्तान के खाने बदल जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना अमित शाह को ये पता है, ना मोदी जी को ये पता है, और ना बीजेपी कायदीन इस बारे में जानते हैं, ना RSS कायदीन इस बारे में कोई इल्म रखते हैं। कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि इनके लिए खुसूसी क्लासेस होनी चाहिए, हिंदुस्तानी तहजीब क्या है उन्हें ये बताना चाहिए, और गंगा जमनी तहजीब की खूबियाँ क्या होती हैं उन्हें ये सिखाना चाहिए। अब अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह हुई है, बहुत अच्छी बात है, बेचारे पैदा हुए और पैदा होकर 75 साल के भी हो गए, और उन्होंने 75 साल के दौरान क्या क्या किया वो उन्हें अच्छी तरह पता है। हम बता नहीं सकते क्योंकि वो अपनी हकीकत खुद जानते हैं, क्योंकि हम भविष्य बताने वाले नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, वो भी हम नहीं कह सकते। वज़ीर-ए-आज़म कुछ अंदाजे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 75 साल के हो गए तो बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी सालगिरह मुबारक हो। लेकिन आप देखेंगे कि आपको भी ये सोचना चाहिए, बीजेपी वालों को भी ये सोचना ये चाहिए कि एक 75 साल शख्स जो 11-12 वर्षों से ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायद है, उसने हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए क्या किया, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए क्या किया, और हिंदुस्तान के आलमी सतह पर उसने इमेज या साख किस तरह बनाई है। अब आप अमेरिका की आपने बात बहुत अच्छी की है, और आपको ये बता दूं नाज़रीन कि अमेरिका में जो हिंदुस्तानी हैं वहाँ की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली से लेकर आप देखेंगे मेडिकल डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ के सेक्टर में देखेंगे, या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में देखेंगे तो आपको हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हिंदुस्तानी बासलाहियत होते हैं। ये इस बात का इतराफ़ बाराक हुसैन ओबामा ने भी किया था और कहा था कि आज अमरीकी बच्चों को अगर किसी से मुकाबला दरपेश है तो वो हिंदुस्तान और चीन के बच्चे हैं। तो बहरहाल आपको बताने का मकसद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी माई फ्रेंड कहते हुए नहीं थकते, और आप देखेंगे कि उन्होंने वहां बहैसियत एक रिपब्लिकन पार्टी के कारकुन के तरह एक नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन ट्रंप सरकार ने अब की बार टैरिफ सरकार का नारा लगा दिया, और देखा आपने कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दोस्ती को खातिर में ना लेते हुए 50% टैरिफ हिंदुस्तान पर आयद किया। और ये टैरिफ कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन हिंदुस्तानियों के साथ उनका जो एहानत आमेज, हद तक आमेज रवैया था, यानी उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा गया, तो आप अंदाजा कीजिए कि मोदी जी खामोश रहे। तो ये खामोश रहने की आदत है क्या उनको? खामोश रहने की आदत उस जगह पे जहाँ पे हमारी गलती होती है। अच्छा। और जहाँ पे नेहरू गलती होती है वहाँ पे हम खामोश नहीं रहते, वहाँ पे हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। जी जी। और जिस तरह से आपने भी बताया कि अमेरिका में जा करके वहाँ पे अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया गया था, उसके बाद में हमने देखा कि सबसे पहले जो चीज़ें तलवार जो गिरी वो हम ही लोगों पे गिरी, हिंदुस्तान पे ही गिरी है कि सबसे पहले भाई वहाँ से लोगों को डिपोर्ट किया गया। अभी जिस तरह आपने बताया कि हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डाल करके, उसके बाद टैरिफ लगा दिया गया, 50% टैरिफ लगाया गया है।
उस पर भी अभी बातचीत चली रही है। कुछ लोगों को लगाया गया है मोदी सरकार ने अपनी तरफ से कि जा करके ट्रम्प से बातचीत करें। और जिस तरह से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर का ऐलान किया था वो ट्रम्प ने किया था, और ट्रम्प ने बाकायदा इसको तकरीबन 35-40 बार बोला भी है। उस पर भी बीजेपी कोई जवाब नहीं देती। उस पर यह कहा जाता है कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। तो आखिर अगर या फिर ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई एक तो झूठ बोला, तो आप दोनों को आकर के सामने बात करनी चाहिए कि हाँ भाई इन्हें झूठ बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। फोन किया था ट्रम्प ने, फोन किया नहीं हो सकता है उन्होंने कहा कि यार तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बयान नहीं दिया ना। वो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि पिछले कई महीनों से हमारी ट्रम्प से कोई बातचीत नहीं हुई है। फिर ट्रम्प ने अपनी जो बात बताई उसमें कहा कि अभी कुछ दिन पहले हमारी बातचीत हुई है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने ऑपरेशन सिंदूर रोका, उसके बाद हमने देखा कि जितनी भी यहाँ पे पार्टियां हैं क्या बोलते हैं अपोजिशन की, उन सब ने इसकी मजम्मत की कि आपने युद्ध क्यों रोका। फिर जी। जब आपके पास सारी चीज़ें थीं और आप पीओके लेकर के आ सकते थे। अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा इलेक्शंस की, तो उससे 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही बोला था ना कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवा दें मोदी जी को, हम 6 महीने में पीओके लेके आ जाएंगे। लेकिन आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने बोला कि हमारा मकसद ही नहीं था पीओके लेना, तो इस पे भी आप गिरते नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल अगर आप उसकी बात करें रिलेशन की, तो आपने हर तरफ से रिलेशन खराब कर लिए हैं ना। आपका अपने जो पड़ोसी मुल्क है उनसे भी आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, और जो दूसरी दूर वाले मुल्क हैं उनसे भी आपका अच्छा रिलेशन नहीं है। आपके अमेरिका से भी ख़राब हो गए हैं। आपने चाइना से अच्छे करने की कोशिश की है, अभी आप जो है रशिया से तेल ले रहे हैं, इस वजह से आपके रिलेशन अच्छे हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पावरफुल कंट्रीज जिनसे आपके रिलेशन ही नहीं है। अभी जो डेलीगेशंस गए हुए थे उसके बाद आपका जो काला चिट्ठा था उस सामने आ गया कि भाई कौन कौन आपके साथ खड़ा हुआ है। अभी हमने देखा है कि आप चाइना गए, चाइना में आपने सबसे मुलाकात की, लेकिन चाइना में वही लोग मौजूद थे जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के साथ दिया था, चाहे वो चाइना हो, टर्की हो या कोई भी हो, सबने पाकिस्तान का साथ दिया था और आप उन्हीं के साथ खड़े होकर हंस के फोटो खिंचवा रहे थे। जी हाँ, कितनी अफसोस की बात है। और आप पाकिस्तान के साथ मैच भी खेलते हैं, और आप अंदाजा कीजिए कि एशिया कप की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप क्या क्रिकेट और जो सियासत है वो तो एक साथ नहीं, वो पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। लेकिन क्रिकेट की बात हमने नहीं, वो बोला गया उधर। अच्छा जी, क्रिकेट की बात हमने नहीं की थी। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बातें करते हैं ये लोग। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद से भी ये खबर आ रही है। आपको बता दूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलाद के मौके पर जिस अंदाज में तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया, वो मैं समझता हूँ कि एक ताज़ियान इबरत है, और उसका खुमियाजा मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपस में जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं जश्न मनाने या फिर तकारीब मुनक़िद करने के सिलसिले में, अब तो यह हाल हो गया है कि हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी कोई अहमियत नहीं रही है। उसके दफ्तरों पर भी हमले किए जा रहे हैं, उसके कारकुनों को भी मारा पीटा जा रहा है, उनके एमएलओ से या नाराज़गी का इज़हार किया जा रहा है। तो अब इनकी हालत अच्छी नहीं दिखाई देती। तो बहरहाल अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो हम आपको लिए चलते हैं बोयिनपल्ली हैदराबाद का एक इलाका है, और उस इलाके में आपको बता दूं कि 15 सितंबर को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कुछ तकारीब का या इवेंट्स का एहतमाम किया गया था। उस के मौके पर 2 ग्रोहों में नौजवानों के लड़ाई हो गई, और उन नौजवानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर हमला कर दिया। फिर आपको बता दूं कि अभी सिलसिले में जो खबर आई है वो ये है कि कम से कम 7 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। और ये भी कहा जा रहा है बबलू नामी एक शख्स है जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर मुबैना तौर पर हमला की क़यादत की थी। उसने कहा कि हैदराबाद पुलिस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिली हुई है। तो ये आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, अभी हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं ईद मिलादुन्नबी पे कि ऐसी चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर हम ये चीज़ एक देखते हैं कि चूँकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पूरी मुस्लिम आबादी है। तो जब एक डायरेक्शन दिया गया था कि आपको जो जुलूस निकाला, संडे को जुलूस निकला था ना वो, तो जो जुलूस निकालना है अभी वाला, वो आपको एक एरिया से निकालना है और इतनी रोड आपको छोड़नी। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ लोग उसमें, देखिए मैं हर एक पूरी उसको नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की चीज़ें पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे और जो अच्छे लोग हैं उनको भी परेशानियाँ पैदा होती हैं। लेकिन कल जो हमने वीडियो देखा MIM के दफ्तर वाला, जिनको काफ़ी बुरी तरह वहाँ पे लाठी डंडे चल रहे थे, लेकिन अब ये भी देखना है कि उसकी तरफ से MIM की तरफ से क्या वो किया जाता है। 7 लोगों पे केस दर्ज कर लिया गया। और ये चीज़ें जो हैं अगर आपको नहीं पसंद हैं कि कहीं पे जुलूस हो रहा है, कहीं पे रैली निकल रही, कहीं पे तकरीर हो रही, तो आप वहाँ ना जाएं। लेकिन अगर आप जाएंगे उसके बाद फिर आप
वहाँ पे जा करके कुछ बोलेंगे तो नो डाउट किसी को तो बुरा लगेगा, और जब बुरा लगेगा तो फिर चीज़ें और बढ़ेंगी, और उस बढ़ने के साथ ही क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं सबके सामने। लेकिन अमन जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है, और कोई भी ऐसा अगर प्रोग्राम हो रहा है कहीं पे, अगर आपको पसंद नहीं तो आप वहाँ पे ना जाएं, लेकिन वहाँ पे जा करके आप रंग में भंग मत डालें, वरना फिर वो जो अमन होता है वो टूट जाएगा सर। आपने बिल्कुल सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल है, ये ऐसे तकारीब होती हैं, ऐसे जश्न होते हैं जहाँ पर बहुत ही एहतराम से काम लिया जाना चाहिए, बहुत ही एहतियात से काम लिया जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को हुक्म दिया कि नबी के सामने आवाज़ से बात मत करो, बुलंद आवाज़ से बात मत करो। तो आपका जश्न भी मनाते हैं तो बहुत ही तो यानी तुस्क व एहतशाम के साथ और पूरे खुलूस और एहतराम के साथ मनाना चाहिए। इस तरह की जो स्टंट कर रहे हैं और बच्चे किस तरह डीजे बजा रहे हैं, डीजे पे वो बज रहा है, बहुत गलत है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। हैदराबाद में जब भी बारिश हो रही है कोई ना कोई पानी में बह रहा है। अब आपने देखा कि किस तरह हालिया से आप कुछ घंटे पहले ही जो वाक़या पेश आया, कल की जो बारिश में एक नौजवान जो मसनवी हाथ और पैर बनाने की कंपनी में काम किया करता था, वो अपने घर जा रहा था लेकिन पानी में बह गया और उसका इंतकाल हो गया, यानी वो शहीद हो गया है। और इसी तरह आपने देखा अफजल सागर हबीबनगर के पास 2 लोग बह गए थे, उनकी लाशों की तलाश या जाने उनकी तलाश जारी है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, मैं समझता हूँ कि बलदिया है, हैदरा है, हुकूमत है और जो सरकारी महकमे जाते हैं मुतालिका, वो जिम्मेदार होते हैं। नहीं, जिम्मेदार सर मुझे लगता है कि आवाम भी होती है जी जी, कि जब आपके पास पहले मैसेज आ जाता है कि आप इस टाइम पे बारिश होगी और बारिश हैवी होगी या कम होगी, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो अगर हमने ये भी देखा है सर कि जब बारिश हो रही है, पानी बहुत फ्लो में चला है, लोग बाइकों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाइक बह गए, उनको पड़ गया, तो गलती इसमें आपकी भी है उतनी। मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट को उन चीज़ों को सही करना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी गलती आपकी जान जा रही है ना। वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, वो आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे, उसके अलावा और क्या होगा, आपकी जिंदगी चलेगी ना। सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आपको निकलने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। आप नो डाउट जाम में फंसे हुए हैं, घर जाने की जल्दी सभी को होती है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको थोड़ा देर इंतजार करना है, क्योंकि ये पानी जो होता है 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म भी हो जाता है। जी। और दूसरी बात, अब जिस नौजवान को निकाला गया उस वहाँ पर दूसरे नौजवानों को ये कहते हुए सुना गया कि आखिर वहाँ गया क्यों था, वही चीज़ है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।